नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम किसी सामाजिक मुद्दे पे, राजनीतिक मुद्दे पे चर्चा करने आपके बीच में नहीं आए हैं। आज हम बात करने आए हैं साहित्यिक विषय पर। जी हाँ दोस्तों, साहित्य जो है हमारे जो मस्तिष्क है उसकी खुराक होती है, और कहीं ना कहीं हमने साहित्य से दूरी हमने बढ़ा ली है इस सोशल मीडिया के ज़माने में। इसलिए आज मैं आपसे गुजारिश और एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप जो बौद्ध दर्शन की किताबें हैं या बाबा साहब से संबंधित जो बुक्स हैं या जो भी बहुजन समाज से के महापुरुष जिन्होंने संघर्ष किया है और जो भी अपना बलिदान दिया है, जब तक आप उसे अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक आप अच्छे से उसकी गहनता से उसके बारे में जानेंगे नहीं, तो मेरे ख्याल से आपका जो भी ज्ञान है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, वो आधा अधूरा ही कहलाएगा। तो आज हमारे बीच में है दो शख्स। पहले जो हमारे जो मेहमान हैं उन्हें आपने एक दो बार देख चुके होंगे, आप रूबरू हो चुके होंगे। पुण्यशील बोध जी हैं, जो कि भोपाल के जाने माने एक पत्रकार हैं। वह युवा काफिला नाम से एक अखबार निकालते, साप्ताहिक। और उसके बाद में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो कि तहसीलदार हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं। उसके बावजूद भी वह कहीं ना कहीं अपना जो एक योगदान है वो पूरे देश को देना चाह रहे हैं। जो भी अध्ययनशील व्यक्ति है, जो भी कुछ पाठन पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है, उनके लिए उन्होंने एक प्रयास किया है। एक उन्होंने बुक लिखी है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसे आप हो वैसे मैं भी हूँ, तो मैं उनसे पूछूं उसके पहले, पुण्यशील जी, आपने क्या वो बुक देखी है? आप तो भोपाल में ही रहते हैं। सर मेरे पास ये बुक अरे, है। आपके पास है? तो आपने ये बुक जी जी पढ़ी है, जी। उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को संक्षिप्त बताएं, फिर मैं सर से बात करूंगा। सर ने 11 खड़ी दी हुई है, हम्म। जो कि हमारी पुरातात्विक सभ्यता जो है, जी। क्योंकि हमारा जो देश है वह सभ्यताओं का देश है, और जी। यहाँ पर सभी सभ्यताओं का विकास का क्रम चलता आया है। और हम्म। सर ने इसमें जो स्टार्टिंग की है उसमें सर ने 6000 साल पुरानी जो हड़प्पा सभ्यता है अच्छा। उसे मेलुहू के नाम से जानते थे। तो हम्म। मेलुहू सभ्यता का इसमें सर ने जिक्र किया है, तो मैं सर से निवेदन करता हूँ कि हम्म। सर हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यह सबसे पुरानी सभ्यता है। और इससे अगर हम आपके बुक के माध्यम से कुछ सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम इसके किताब के आपके जो राइटअप का साची जो दानम है इसका हम महत्व समझ सके और लोगों तक यह पहुंच सके। तो सर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसके बारे में कुछ आप जानकारी देंगे। जी जी। शुक्रिया, साधुवाद पुण्यशील जी, और जी बहुत बहुत आभार सुरेश जी। जी सर। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का प्रोग्राम जैसा आपको विदित है, साची दानम मेरे पास एक पेटी रखी हुई है यहाँ पर, जी। जिसके बारे में चर्चा करेंगे। सर ने जी वैसे सर। पुण्यशील जी ने बताया कि महलुआ, कि महलुआ शब्द महलुआ है। जो हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा तो एक गांव बाद में जहाँ स्थित है वहां से खुदाई चालू हुई और टीला मिला, इसलिए हड़प्पा नाम दिया गया। हड़प्पा की जो एक्चुअली सुमेर में मुद्रा मिली, वो इस क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करती थी, उस मुद्रा पर जो नामांकित था वो था महलुआ। महलुआ और मैलुख, मैलुख हमारा प्राकृतिक या हड़प्पा कालीन नाम है। मैलुख, महलुआ, महलुआ से आप ब्रश करके हमको कर दिया मलेच्छ। अच्छा। आप देखिए, मैलुक का जो अर्थ है वो है श्रेष्ठ। जी श्रेष्ठ जी जी। मैलुक का जो अर्थ है, एक राइटर हुए फ्रांस के, उनने जो अर्थ किया है वो है मैलुक का, मैलुआ का श्रेष्ठ। और जी। मलेच्छ का अर्थ आप आज जानते क्या है? अच्छा, मलेच्छ बोला जाता है? इस तरह अच्छा। शब्दों का अपभ्रंश करके उनकी जो नहीं, वो एक्चुअल वर्ड है मैलुक या महलुआ। जी जी जी। सर। और सभ्यता भारत की एक ही रही है, सभ्यता एक ही रही, आज भी वही है। जी जी संस्कृतियां आई और उसमें मिलती मिलती गई। जी जी जी। आज भी हड़प्पा संस्कृति के अवशेष आप और हमारे लैंग्वेज में, भाषा में जिंदा है। जो मटका पानी पीते घर में, जी जी। मैं हड़प्पा काम कर रहा था। जो मटका आज का हमारा कुमार भाई बनाता है, वैसा वैसे वहां भी बने रहते 5000 साल से, जी सर। मतलब वो प्रचलन में है कंटिन्यू। जी जी जी। और जो पाली भाषा या बौद्ध धर्म या धम्म लिपि है, सम्राट अशोक के काल में, मौर्य काल में जो उसका प्रभाव हुआ है, वो उसके
वर्ण जो है, कुछ वर्ण आपका हड़प्पा की लिपि से ही मेल खाते हैं। जी जी जी। ऐसा नहीं कि अशोक ने एकदम लिपि, अशोक के कार्यकाल में लिपि एकदम बिल्कुल बाहर पे आई और बिल्कुल फैल गई हो। उसके बहुत से वर्ण है, जो उसके बहुत से अल्फाबेट्स है, वो महलुआ की जो लिपि मिली है पिक्टोग्राफिक, उससे भी मेल खाते हैं। और इसको हमको लिंक करना पड़ेगा, और लिंक होगी एक दिन, इस साक्ष्यों के आधार पर लिंक होगी, उसमें हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा आदमी जो है नहीं चाहता वो नहीं करेगा। तो इस पुस्तक को लिखने का मकसद मेरा यही था सर, जी जी। जैसे भी जितने भी हमारे अभिलेख है सम्राट अशोक के, सम्राट अशोक को ढेरों अभिलेख मिले, 10-11 पे 14 ऑफ है, ये चतुर्दश शिलालेख कहते हैं, हुआ लेख है, स्तंभ लेख है, मेजर स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख है, इस तरह से कई उनका व्यवस्थापूर्ण एक्चुअली जो कलेक्शन मिला है। तो हम उन अभिलेख को अभी तक जाते हैं, साथी में भी जाते हैं, दूसरी जगह भी जाते हैं, तो उन अभिलेख को आप पढ़ नहीं पाते, क्योंकि वहां पर जो चित्रकारी की है वो तो आपको गाइड बता देगा, लेकिन वहां क्या लिखा है उस पर उंगली रखेगा और वो हट जाएगा, उसको बता नहीं पाए। अब साक्षी भी जाएंगे तो वहां पर इंस्क्रिप्शन बताएगा ये लिखा होगा, एक आध जगह लिखा है तो उसको सीख लिया उसने, एक जगह बता दी। तो इतने इंस्क्रिप्शन है वहां पे, इस बुक में मैंने 459 इंस्क्रिप्शन कलेक्ट किए, 459। अच्छा 459। जी जी। इस किताब के माध्यम से आप अल्फाबेट सीखेंगे, अल्फाबेट के साथ साथ आप 11 खड़ी मात्राएं, उसके अंक सीख कर पूरे आप इस पुस्तक के माध्यम से जो अभिलेख वहां लिखे हुए, तो इस पुस्तक में जो अभिलेख संग्रहण हुआ है वो मौके पे जाकर किया है, तो प्राथमिक संग्रहण है आपका डाटा का। अच्छा। किसी दूसरे की किताब से एक शब्द भी ले लिया, एक अभिलेख भी ले लिया, मौके पर किस स्पेशली इसमें नंबर भी दिया गया है। जब आप साउथ गेट से स्टार्ट करेंगे तो पिलर संख्या दी हुई, कौन से पिलर पे वेदिका के कौन से स्लैब पर ये अभिलेख लिखा हुआ है। अच्छा। अभी तक इस पुस्तक के पहले ऐसी कोई पुस्तक नहीं थी जिससे आप अभिलेख तक पहुंच सके। जी जी। और जो पुस्तक उपलब्ध थी उसमें धम्म लिपि में, या इस जो मूल हमारी धम्म लिपि है उस धम्म लिपि का भी उसमें वर्णन नहीं था। ये हाथ से कभी लिखी गई थी, हाथ से तो पहले जो लिखी गई हाथ से पेपर पर लिखा गया है। इस पुस्तक में पहली बार इसे कंप्यूटर फॉर्मेट में लाएगा, और इस अपना जेम्स प्रिंसेप के बाद, कनिंघम या अंग्रेजों के बाद इस लिपि पर जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये जो लिपि है आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत ही वैज्ञानिक है। जिस प्रकार की जो आज की लिपियां है आपकी, हिंदी की देवनागरी, मराठी, या भारतीय भाषा परिवार की लिपियां कहते हैं, या द्रविड़ भाषा परिवार की लिपियां ले ले, या नॉर्थ ईस्ट की भाषा परिवार की लिपियां ले ले, सारी की सारी जो लिपियां है इसी पुस्तक में दी हुई धम्म लिपि के द्वारा ही निकली है। मतलब धम्म लिपि है वो मदर स्क्रिप्ट है, हमारी माँ है लिपियों। और ये लिपि का विकास किसने किया? हमारे लोगों ने किया, हमारे पुरखों ने किया। मतलब लिपि का विकास इस देश में हमारे पुरखों ने किया, और आज हम कमतर सिद्ध हो रहे हैं, ये हास्यास्पद बात। जी जी जी। अच्छा सर, मैं आपसे बीच में हमारे जी जी, आप जो श्रृंखलाबद्ध बात बता रहे हैं उसके पहले मैं दर्शकों को जानने के लिए आपसे जानना चाहता हूँ। आपने बताया इसमें मात्राओं के बारे में ज्ञान, और 11 खड़ी जो 12 खड़ी जो है वो लिखा हुआ है। जी जी। तो वो पाली भाषा का उसकी जानकारी है क्या उसमें? एक बार मैं इसमें मैं दिखाता हूँ, खोलकर आपको दिखाता हूँ, थोड़ा इसमें दिखेगा आपको। एक्चुअल जो अभिलेख है वो है प्राकृतिक है। अच्छा, प्राकृतिक भाषा ही एक पाली का ही एक भाग है, या प्रारंभिक रूप मान लीजिए पाली का। ये देखिए इसमें आपको दिख रहे होंगे, देख पा रहे हैं आप? हाँ जी सर, जी सर, देख पा रहे। ये अभिलेख है ऊपर। अभिलेख को मैंने हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, कैसे पढ़ेंगे बताया है। इसको स्टार्टिंग में आप देखेंगे, इसमें मैंने अल्फाबेट्स दिए इसके। अच्छा, ये धम्म लिपि के अल्फाबेट है, ओके। तो उसमें हिंदी में भी नीचे लिखा है क्या सर? आप उसमें हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। अच्छा, मतलब इंग्लिश दोनों में लिखा है। अच्छा, मतलब किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी जी। अच्छा, अंग्रेजी पढ़ सकता है। अरे बहुत अच्छी, पढ़ सकता है पूरी। बहुत, हाँ। कोई अंग्रेजी भी इसलिए जोड़ी कि जब मैं वहाँ अध्ययन कर रहा था मुझे विदेशी भिक्षु मिले, उन्होंने बताया हम हिंदी कैसे पढ़ेंगे। बहुत अच्छी। तो फिर मैंने इसमें इंग्लिश भी डाला, तो मैं चलो इंग्लिश भी डाल देता हूँ। चलिए, इंटरनेशनल लेवल की हो गई है। ये पुस्तक 3 भाषा
वो 3 लिपि में है, धम्म लिपि, देवनागरी और रोमन। 3 भाषा, प्राकृतिक पाली और इंग्लिश और हिंदी। इस तरह पूरी जो 12 कड़ी भी है आपकी, इसमें मात्राएं दी हुई है, पत्थर दिए हुए, ये आपकी 11 कड़ी दी हुई है। ये भी पूरी आपकी धम्म लिपि, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों इंग्लिश में पूरा। जी 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 जी। तो अंग्रेजी में इसको इस किताब का महत्व है अंग्रेजी जाने का। विदेशी जो जानकार है हमारा या फॉरनर है आपका, या जो विदेशी भाषा का जानकार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो जो खासकर बहुत हम लोग रुचि रखता है, हमारे बुद्धिस्ट कंट्री के लोग हैं, के लिए पुस्तक बहुत अच्छी रही। हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र भारत में अभी समझ नहीं है भाषा के प्रति, या कम पढ़ते हैं हम लोग, हम मैं भी उसको शामिल हूँ। तो इसमें जो अभिलेख है साहब, अभिलेख बिल्कुल आपको शुरू से दी है इसमें, मतलब शुरू से स्टार्टिंग से कौन से पिलर पे मैंने पिलर का नामकरण किया है, पहला पिलर को 1 नंबर, स्लैब को ABCD से डिवाइड किया है। इस पुस्तक के माध्यम से आप सीधे उस अभिलेख तक पहुंच जाएंगे, वो कहाँ ये अभिलेख खुदा हुआ। अच्छा, डिटेल है उसमें। अच्छा हम तो ये जानकारी बड़ी रोचक जो लिखते समय। जी जी सर, मैं बीच में बोलना चाहूंगा, इस अभिलेख को अगर हम समझ लेंगे, 12 खाड़ी यदि हम समझ लिए, तो इंडिया में कहीं पे भी सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए या कोई प्राकृतिक भाषा के कोई अभिलेख लिखे हैं, उसको जानने में हमें तकलीफ नहीं होगी। जी जी, है ना सर? हाँ, इसको सीखने के बाद आपको पाली और हिंदी की डिक्शनरी आती है, बाजार में उपलब्ध है। अच्छा, वो आपको रखना पड़ेगा साथ में। जबकि हिंदी में शब्द है प्राकृतिक से पाली होती है, थोड़े अपभ्रंश हो गए। अच्छा, तो उनको आपको एक डिक्शनरी की सहायता से आप उसको पूरी आसानी से पढ़ सकते हैं। जी जी, मैंने भी यही सहारा लिया इसमें। अच्छा, जब मैंने पुस्तक वो पढ़ लिया अभिलेख, तो उसको ट्रांसलेट कैसे करें। पाली हिंदी डिक्शनरी है, भरत आनंद कौशल की है, और भी डिक्शनरीज है, उनके माध्यम से आप इसको आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और आप डीपली बार बार उसको पढ़ेंगे। मैंने क्या सम्राट अशोक सारे अभिलेखों को लेखन किया, सारे अभिलेखों का अध्ययन कर लिया, तो लिपि के संबंध में समझ ही विकसित हो गई। तो बहुत से शब्द आप बार बार रिपीट करेंगे तो शब्द अपने आप खुद बोलने लगेगा, आपको क्या वगैरह। जैसे इस पुस्तक का पहले जो भाग है, कहीं कुछ दिन पहले दूसरे किसी बुद्धिजीवी ने नाम दिया हुआ, धम्म लिपि एक्चुअली हमारा पुरातात्विक नाम, तो सम्राट अशोक के अभिलेख जो है, सम्राट अशोक के अभिलेखों में इसको 50 बार प्रयोग किया गया है। इस गिरनार के अभिलेख में सम्राट अशोक कहते हैं, यंग धम्म लिपि देवानंग प्रियेन प्रियदर्शिना लेखा पिता। इसको ध्यान से सुनिए, यहाँ पे इतिहासकारों ने थोड़ी यहाँ पे क्या है बदमाशी की है, शब्दों में बदमाशी की है। यंग धम्म लिपि देवानंग प्रियेन प्रियदर्शिना लेखा पिता, यहाँ पर धम्म लिपि शब्द यूज हुआ है, धम्म लिपि को उन्होंने बाइफरकेट कर दिया, धम्म को अलग कर दिया, धम्म का अर्थ लगा दिया मोरालिटी, लिपि का कर दिया लेख। जबकि सेंटेंस में लेखा पिता, लेखा पिता मतलब लिखना की प्रेरणार्थक क्रिया है। ऐसे में बोलूं आप पे करवाइए या लिखवाइए, लिखवाना, दैट इज प्रेरणार्थक क्रिया है, हिंदी में, मराठी में भी होती है। तो लेखा पिता यदि उपयोग कर रहा है तो लेख भी लिख सकता था, धम्म लेख लिख सकता था। बिल्कुल उसी लाइन में, उसी सेंटेंस में जब लेख लिख रहा है, लेखा पिता लिख रहा है, दूसरा कालसी का और अभिलेख देखिए, और स्पष्ट करा, यंग धम्म लिपि देवानंद पियेना प्रियदर्शिना लिखिता। अच्छा, या लेखिता लिख रहा है, तो लेख यहाँ भी लिख रहा है, तो जानबूझ को धम्म लिपि सबको तोड़ा गया। अच्छा, जोगर में भी यही लिख रहा है, यंग धम्म लिपि केपेंगलसी पब्बतसी देवांगदांग पियेन प्रियदर्शिना लाजिना लिखा पिता। तो हर जगह सम्राट अशोक अपने अभिलेख में, खासकर उसको चतुर्थ शिलालेख है या जो मेजर पिलर एडिक्ट है, उनमें हर जगह उपयोग करे धम्म लिपि, बार बार प्रयोग करे धम्म लिपि। फिर भी धम्म लिपि प्रयोग न करके इतिहासकारों ने, या जब अंग्रेजों ने भी इसको ट्रांसलेट किया, तो स्वाभाविक तौर पर जो हिंदी के जानकार लोग उनको उनसे सीखा होगा कि सबका मतलब क्या है। स्वाभाविक है, जो भाषा वो जानते हैं वो सीखेगा। तो उस समय जो उस लोगों को बताएगा, जो लोकल लोगों ने, जो अंग्रेजों को, या जो उस समय जो रिसर्च कर रहे थे बाहर के बुद्धिजीवी, उनको सही जानकारी नहीं थी, तो धम्म लिपि सबको तोड़ दिया। और से संबंधित जो संयुक्त शब्द है, धम्म भामात्रा या धम्म भामाता, धम्म मंगल, धम्म यात्रा, धम्म याता, वहां पर उन शब्दों को वैसा वैसा लिया है। अच्छा, वहां धम्म और पृथक शब्द को, धम्म भामाता को तोड़ा नहीं, धम्म मंगल को तोड़ा नहीं, धम्म चरण को तोड़ा नहीं। इस
शब्द विशेष में क्यों तोड़ा शब्द को? तो सीधा सीधा ये यहाँ पर साजिश नजर आती है, साजिश की गई शब्द का, जिससे ये लिपि का नाम दब जाए, सीधा सीधा साजिश है। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।